हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल काइनेटिक, इस चैप्टर के दो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर को जानेंगे। यानी कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बट दो ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस चैप्टर में मौजूद हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए ये है। अब यहाँ पर ये कि कब कब पूछा गया है, 2011, 13, 15, 2018, इन सब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो दोनों क्वेश्चंस है ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरह आपको एक एक क्वेश्चन में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रासायनिक बलगतकी चैप्टर से, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए, अब लघु उत्तरीय का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं छद्म एकाणुक अभिक्रिया भी इसे हम कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम इसका परिभाषा देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, वो अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक हो लेकिन जो आणविकता है वो एक ना हो, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया या छद्म एकाणुक अभिक्रिया। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, ऐसे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वो है चीनी को लेकर। तो C12H22O11, ठीक है। जब चीनी की अभिक्रिया हम H2O से कराते हैं, ठीक है, H2O की अधिक मात्रा हम लेंगे, ठीक है, यानी कि H2O को हम अधिक मात्रा में लेंगे। तो देखिए, जब इसकी हम अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो बनता क्या है, तो आपका बनता है ये जो है 2, इस प्रकार से आपका ये C6H12, ठीक है, ये 12 है H12O6 और प्लस C6H12O6, ठीक है। तो देखिए, ये आपका बनता है, समझ में आया। तो देखिए, इसे हम आभासी एकाणुक अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो है C12H22O11 ये शर्करा है या चीनी आप कह सकते हैं, ठीक है। इसकी जल से हमने अभिक्रिया कराई है, जल के अधिक से, तो आपका C6H12O6 बना ग्लूकोज, ठीक है, और C6H12O6 फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये आपका बना। बट यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि जब दो यहाँ पर अभिकारक हैं, एक है C12H22O11 और एक है H2O, तो ये आपकी आभासी एकाणुक अभिक्रिया होगी। बट इसमें जो है अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अभिक्रिया का वेग इसमें केवल C12H22O11 पर निर्भर करता है, इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो C12H22O11 की सांद्रता में परिवर्तन होता है और जो जल है इसकी सांद्रता में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसकी जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो अभिक्रिया के दौरान जल में कोई जो है परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। तो ये जो आपकी अभिक्रिया का वेग है वो C12H22O11 पर निर्भर करेगा, इसीलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है, समझ में आया। और जबकि इसकी जो आणविकता होगी वो 2 आपके यहाँ पर दिए गए हैं यौगिक, तो इसकी आणविकता जो है वो 2 होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से सेकंड एग्जाम्पल भी है, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर इसकी अभिक्रिया का वेग की बात की जाए तो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। अभिक्रिया का वेग जब हम निकालते हैं, अभिक्रिया का वेग, ठीक है, अगर हम निकालना चाहें इसका, तो आप लोगों को पता होगा, पहले हम K लिखेंगे, ठीक है, इंटू C12H22O11, ठीक है। देखिए, केवल आपका यहाँ पर जो चीनी है इसी की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसी की सांद्रता में परिवर्तन होगा, इसीलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। वो भी कौन सी, आभासी एकाणुक यानी कि छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए, सेकंड देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड आपका जो एग्जाम्पल है वो है
COOCH3, ठीक है, और प्लस ये आपका एथिल एसीटेट CH3COOCH3 एथिल एसीटेट, इसकी भी अभिक्रिया हम कराएंगे जल से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वो होगा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड और प्लस CH3OH, ठीक है, मेथिल एल्कोहल। समझ में आया। अब यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, ये जो आपका CH3COOCH3 है, इसकी मात्रा जो है जल के मुकाबले कम होती है, यानी कि जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जो अभिक्रिया का वेग है, ठीक है, वो इसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, किसकी, CH3COOCH3 की सांद्रता पर। तो ये सिंपल है, प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी, ठीक है, बट जो इसकी आणविकता होगी वो दोनों पर होगी, दोनों यौगिक पर, ठीक है। तो ये इसकी जो आणविकता होगी ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। तो देखिए कोटि तो एक है लेकिन इसकी आणविकता एक नहीं है, तो इसी को हम लोग कहेंगे आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है। यह आपका एथिल एसीटेट जल है, ये है एसिटिक एसिड और ये है आपका मेथिल अल्कोहल। तो इसी प्रकार से आपको सेम करना है। यहाँ पर भी वेग अगर हम निकालना चाहें अभिक्रिया का तो आप लोग लिख सकते हैं K, ठीक है, और अभिकारक के अणु की सांद्रता CH3COOCH3, इसकी सांद्रता के घात जो होती है उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो इसके ऊपर एक है तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये आपकी होगी आभासी एकाण्विक अभिक्रिया। इसकी आणविकता जो है यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक होगी लेकिन इसकी आणविकता एक से अधिक होगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं आभासी एकाण्विक अभिक्रिया। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में क्या अंतर होता है। तो देखिए 3 बार ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए क्या होता है, समझिए, सिर्फ इसको आपको जो है समझना है केवल। फर्स्ट है, यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है ये एक प्रायोगिक मान होती है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ठीक है, इधर कोटि रहेगा इधर आणविकता रहेगी। तो कोटि क्या होती है, यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अभिक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि वेग समीकरण से हम अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। जबकि आणविकता क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है। ये प्रायोगिक है बट ये सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने चीनी का जल से अभिक्रिया करा तो प्रयोग किया एक प्रकार का। अब प्रयोगों के आधार पर हमें पता चला कि जो जल है इसकी मात्रा अधिक है, इस पर अभिक्रिया की वेग जो है इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, केवल इसकी सांद्रता पर करेगा, ठीक है। तो हमें प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त हुआ कि ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। बल्कि आणविकता में क्या हुआ, यह एक सिद्धांतिक मान है, इसे हम अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं कि इसमें 2 यौगिक हैं, अतः ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी, ठीक है। समझ में आया। दूसरा देखिए, कोटि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो शून्य, पूर्णांक तथा भिन्नात्मक हो सकती है। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया भी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया भी होती है, ठीक है। ये सब भिन्नात्मक भी हो सकती हैं। बट जो आणविकता होती है वो शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती, यह केवल प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 हो सकती है। जैसे देखिए एकाणुक अभिक्रिया, द्विआण्विक अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 1 2 3 हो सकती हैं बट शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। तीसरा देखिए रीजन, अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारकों की सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक जो होते हैं उसकी सांद्रता के मध्य जो है रिलेशन को प्रदर्शित करती है। जबकि आणविकता जो होती है वो अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो ये आपका तीनों में डिफरेंस है, समझ में आ चुका होगा। तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिक्रिया के वेग एवं अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है और आणविकता जो होती है वो विशिष्ट पद में भाग लेने वाले यानी कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आ चुके होंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।